सभी विद्यार्थियों को टॉपर्स ज्ञान स्थल पर हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैट्रिक परीक्षा 2024 की तैयारी के लिए क्लास शुरू कर दिया है। तो आज का जो क्लास होने वाला है वो हमने मैथ के एक चैप्टर से लिया है जिसका नाम है वास्तविक संख्या। उस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले उस चैप्टर से संबंधित जो बेसिक होता है उन सभी बेसिक को आज हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जिसे हम लोग रियल नंबर के नाम से भी जानते हैं। अब वास्तविक संख्या के अंतर्गत जो है बहुत ऐसी संख्याएं हैं जिसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वे संख्याएं जो है वो आपको माध्यमाधिका बहुलक में, प्रायिकता में, बहुत से चैप्टर में आपको काम आने वाला है। और इसके साथ साथ क्या है कि ये जो रियल नंबर है इसमें तो काम आएगा ही। तो इससे संबंधित क्या वास्तविक संख्या कहेंगे किसे? तो सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्या कहा जाता है। तो इसको जानने से पहले और जो बहुत सी संख्या है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो जो सबसे पहली संख्या है उसका नाम है प्राकृत संख्या। ये हो गया प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या किसे कहेंगे? तो गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, यानी जिस संख्या से किसी वस्तु की गिनती करते हैं। या इसका परिभाषा ऐसे लिखा जा सकता है, वे संख्याएं जो एक से शुरू होती है, ठीक है ना, एक से शुरू होकर कहाँ तक जाती है? तो अनंत तक जाती है, अनंत तक जाती है। ये कौन सी संख्या कहलाती है? ये प्राकृत संख्या कहलाती है। अब इसका एग्जाम्पल में देखा जाए, एग्जाम्पल में क्या होगा? कौन सी संख्या? तो एक से शुरू होने वाला और अनंत तक जाने वाला, यानी शुरू कहाँ से हो रहा है? एक से हो रहा है। 2, 3, 4, 5, 6 डॉट कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। इसका मतलब अंत पता नहीं है। तो जो एक से शुरू हो रहा है और अनंत तक जा रहा है, तो ये कौन सी संख्या हो जाएगा? ये प्राकृत संख्या हो जाएगा। तो अगर पूछा जाएगा इससे क्वेश्चन कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन होती है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है? एक है। अगर पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन होती है, इसको बताना संभव नहीं है, क्योंकि ये जो संख्या है ये अनंत तक जाती है। अगर कोई कह देगा कि नहीं 100 सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, तो 100 के बाद 101 आता है। कोई कहेगा 1000, तो 1000 के बाद 1001 आता है। तो कहने का मतलब क्या है? इसका अंत पता नहीं है, इसलिए सबसे बड़ी प्राकृत संख्या बताना संभव नहीं है। इसी तरह क्या है? अब दूसरा देखते हैं। दूसरा में है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या किसे कहेंगे? तो सभी प्राकृत संख्याओं में क्या है? जब जीरो को शामिल कर दिया जाता है, इसको परिभाषा इस तरह से लिखेंगे कि शून्य सहित सभी प्राकृत संख्याओं, सभी प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है, पूर्ण संख्या कहते हैं। अब देखा जाए इसमें प्राकृत संख्या कौन कौन था? तो एक से शुरू हुआ था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट ये अनंत तक जा रहा है, ठीक है। तो इसमें कौन शामिल होगा? तो जीरो, यानी शून्य सहित सभी प्राकृत संख्याओं को पूर्ण संख्या कहेंगे। अब इसमें एक चीज़ और है, जिस तरह से क्वेश्चन पूछने का तरीका इसमें है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है, तो 1 है। उसी तरह से इसका पूछने का तरीका है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है, तो 0 है। अब इसके बाद ये पूछा जाता है क्वेश्चन इस दोनों से मिला करके कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, या क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकती है? देखिए बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है और एकदम आसान है, केवल समझ का फेर है, अच्छा से समझना है। पूछा जाएगा क्वेश्चन कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है? तो देखिए सभी प्राकृत संख्या जो है वो पूर्ण संख्या में है। इसका मतलब सभी प्राकृत संख्या जो है वो पूर्ण संख्या बन सकता है, ठीक है। लेकिन अगर पूछेगा कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकती है, तो सभी पूर्ण संख्या यहाँ 0 से शुरू हुआ, तो यहाँ से शुरू हुआ अनंत तक गया, तो क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है? देखा जाए यहाँ 1 से जो इतना है इधर हो सकता है, लेकिन 0 तो नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है, लेकिन सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। यही दोनों में अंतर है। तो
तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो गया 0, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो गया 1। और सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि 0 जो है वो प्राकृत संख्या नहीं है। अब इसके बाद आता है तीसरा में आता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे? देखिए बहुत से बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, पूर्ण संख्या को ही पूर्णांक संख्या समझ जाते हैं, तो ये गलत है। क्या है कि पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे? यदि सभी ऋणात्मक संख्याओं में धनात्मक संख्या को शामिल कर दिया जाए। ये ऋणात्मक का मतलब वैसी संख्या है जिसका चिन्ह माइनस हो, और धनात्मक का मतलब वैसी संख्या है जिसका चिन्ह प्लस हो। तो सभी ऋणात्मक और धनात्मक संख्या, ठीक है, सभी ऋणात्मक और धनात्मक, सभी ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं के सम्मिलित रूप क्या कहलाते हैं? ये पूर्णांक संख्या कहलाते हैं, ठीक है, पूर्णांक संख्या कहलाते हैं। अब एग्जाम्पल में देखा जाए, एग्जाम्पल में क्या है, यहाँ पर 0 है, 0 के बाद वाला क्या होता है, 0 से जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं यानी अधिक करते हैं, तो 0 से अधिक 1, 1 से अधिक 2, 2 से अधिक 3, इससे अधिक 4, 5 डॉट डॉट, ठीक है ना। अब 0 से कम, तो 0 से कम कहाँ जाता है? वो माइनस में जाता है, तो -1, -2, -3, -4, तो ये सभी संख्या क्या हो गया? ये पूर्णांक संख्या कहलाया, क्योंकि इसमें ऋणात्मक भी है और धनात्मक भी है। ये सभी ऋणात्मक संख्याएं और इधर में सभी धनात्मक संख्याएं, तो ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्याओं के समूह को क्या कहा जाता है? तो ये पूर्णांक संख्या कहलाता है। अब इसके बाद अगला जो है इसका नाम है सम संख्या। तो सम संख्या के बारे में आप लोग तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, पाँचवीं कक्षा, ये पिछली सभी कक्षाओं में आप लोग अध्ययन किए होंगे, और यही जो संख्या है आपको ये 10वीं कक्षा में भी जो है अनेक चैप्टर में आपको पूछा जाता है। तो सम संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्याएं, ठीक है, वैसी संख्याएं जो कितना से विभाज्य है? तो 2 से, ठीक है ना, 2 से पूर्णतः विभाजित हो। देखिए पूर्णतः विभाजित होने का मतलब ये है कि 2 से अगर इस संख्या में भाग दिया जाए तो उसका शेषफल 0 आता है, तो वही पूर्णतः विभाजित है, ठीक है ना। क्या कहलाता है? सम संख्या कहलाता है, सम संख्या कहलाता है, ठीक है। वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो सम संख्या कहलाता है। अब एग्जाम्पल में देखा जाए, जैसे मान लिया जाए यहाँ पर कुछ संख्या लिखते हैं, ये है 20, ये है 18, ये है 19, ये है 39। अब इसमें देखा जाए इसमें कौन 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाता है? तो 20 में अगर 2 से भाग दिया जाए तो 20 में 2 से भाग 2 एकम 2 कट गया, 0 यहाँ उतर गया। कहने का मतलब क्या है? शेषफल 0 आ गया। तो जब शेषफल 0 आ गया यानी पूर्णतः विभाजित हो गया, तो क्या हो गया? ये 20 जो हो गया सो सम संख्या हो गया, ठीक है। अब इसके बाद मान लीजिए कि हम 39 को देखते हैं, तो 39 क्या सम संख्या है? तो 2 से भाग दे करके देखना है, तो 2 एकम 2 बचिया कितना? 1 9 यानी 19, तो 2 9 18। अब देखिए शेषफल कितना आ रहा है? शेषफल 1 आ रहा है, यानी पूर्णतः विभाजित नहीं हुआ। शेषफल में क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो जब शेषफल 0 नहीं आया तो ये सम संख्या नहीं है, बल्कि क्या हो जाएगा? विषम संख्या हो जाएगा। अब इसी तरह से क्या है कि हम सभी संख्या को शुरुआत से लिखते हैं और इससे हमें पता चलेगा कि सबसे छोटी सम संख्या कौन है, ठीक है। तो यहाँ 1 से चलते हैं, तो क्या 1 2 से कटता है? नहीं कटता है, तो यानी क्या हो जाएगा कि 1 जो है सो सम संख्या नहीं है। 2 सम संख्या है, 2 से कट जाता है। इसके बाद 3 नहीं, 4 नहीं, 4 है, ठीक है ना, 4 2 से पूर्णतः विभाजित है। इसके बाद 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया। ये सभी संख्याएं जो है ये 2 से पूर्णतः विभाजित है, तो ये कौन सी संख्या है? ये सम संख्या है। अब इसके बाद आता है विषम संख्या। तो विषम संख्या किसे कहेंगे? जस्ट इसका सम संख्या का उल्टा होता है। कहने का मतलब क्या है कि वैसी संख्याएं जो 2 से क्या है? पूर्णतः विभाजित नहीं हो, पूर्णतः विभाजित नहीं हो, ठीक है। वो कौन सी संख्या कहलाती है? ये विषम संख्या कहलाती है।
तो एग्जाम्पल में देखा जाए सबसे हम शुरुआत से चलेंगे। क्या एक विषम संख्या है, एक में अगर 2 से भाग दिया जाए तो क्या पूर्णतः विभाजित होता है? नहीं। जब नहीं विभाजित होता है तो विषम संख्या है। 2 तो विभाजित हो गया तो यानी सम संख्या हो गया। 3 इसमें विभाजित नहीं होता है 2 से पूर्णतः। फिर इसके बाद 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, डॉट डॉट। इसके आगे बहुत सी संख्याएं। अब इससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इस तरह से पूछा जाएगा कि सबसे छोटी सम संख्या कौन है? तो सबसे छोटी सम संख्या कौन है? 2 है। फिर सबसे छोटी विषम संख्या कौन है? 1 है। अब इससे संबंधित क्या है, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा करके पूछेगा कि सबसे छोटी सम संख्या और सबसे छोटी विषम संख्या का योग कितना होगा? तो सबसे छोटी सम संख्या 2 और सबसे छोटी विषम संख्या 1। अब इसका योग कितना होगा? तो इसका योग 3 होगा। लेकिन इतना आसान क्वेश्चन नहीं आता है। इसमें क्या है कि गुणनफल और भागफल से संबंधित देता है और या मसा और लसा से संबंधित देता है। तो इसमें अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी सम संख्या 2 हो गया, सबसे छोटी विषम संख्या का गुणनफल क्या होगा, भागफल क्या होगा? भागफल का मतलब इसमें भाग देना था, भागफल कितना आएगा? 2 आएगा। इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे छोटी सम संख्या और सबसे छोटी विषम संख्या। तो सबसे छोटी सम 2 हो गया, सबसे छोटी विषम 1 हो गया। अब इसका लसा क्या होगा? लसा का मतलब लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो इस तरह से क्या करना है, इसको लघुत्तम निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा? 2 हो जाएगा। क्वेश्चन पूछने का तरीका इसी प्रकार होता है इन सभी संख्याओं से। अब इसके बाद जो संख्या पढ़ना है हमको, इसके बाद कौन सी संख्या आएगा? अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, जो आपको इस वास्तविक संख्या में देखने को मिलेगा। अब उसको देखते हैं। तो इसके बाद कौन सी संख्या पढ़ेंगे? तो अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? तो वैसी संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से विभाजित हो, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम लोग अभाज्य संख्या। अब देखा जाए वैसी संख्या जो क्या है, केवल एक से विभाजित हो और स्वयं यानी जितना लिखा हुआ है उतना ही से विभाजित हो, तो उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। अब इसका उदाहरण हम इस प्रकार समझेंगे। सबसे पहले क्या है कि एक भाज्य संख्या, उसको हम साथ साथ लेकर के चलते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। भाज्य संख्या किसे कहेंगे? तो वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावे क्या है, एक और स्वयं के अलावे अन्य संख्या से भी विभाजित हो, उसे क्या कहेंगे? उसे भाज्य संख्या कहेंगे। अब इसको क्या है कि हम कुछ संख्या लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर लिखते हैं 2, ठीक है, यहाँ पर 5, यहाँ पर 8, यहाँ पर 12। तो 2 को क्या करेंगे हम? शुरुआत की संख्या से काट करके देखेंगे। अब 1 से क्या है, 2 कटता है या नहीं कटता है? तो 1 से 2 पूर्णतः विभाजित है। अब इसके बाद देखते हैं 1 के बाद 2 से, तो 2 से विभाजित है। 3 से, तो 3 से विभाजित नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या है, जो 2 संख्या लिखा हुआ है ये कितना से विभाजित? तो केवल 1 से विभाजित है और ये स्वयं से विभाजित है। तो जो संख्याएं केवल 1 से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो तो उस संख्या को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम लोग अभाज्य संख्या। ठीक है, ये अभाज्य संख्या हो गया 2। अब इसके बाद 5 को देखते हैं। तो 5 कितना से कटता है? एकदम शुरुआत से चलना है तो 1 से कट जा रहा है। इसके बाद क्या है कि 2 से नहीं कटता है, 3 से नहीं कटता है, 4 से भी नहीं कटता। उसके बाद क्या है कि डायरेक्ट 5 से कटता है। ठीक है ना। तो ये भी संख्या जो है 1 से कटा और अपनी संख्या से कटा। तो जो संख्या 1 से कटता है और स्वयं से कटता है और इसके अलावा किसी से नहीं कटता है तो उसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे अभाज्य संख्या। ठीक है। अब इसके बाद 8 को देखा जाए। 8 कितना से कट रहा है? शुरुआत से चलेंगे, 1 से कट जाता है 8, 2 से 2 चौके 8, 2 से कट गया, 3 से नहीं कटा, 4 से देखिए 4 से भी कट गया, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से नहीं, 8 से कट रहा है। तो इसमें देख रहे हैं कि 8 जो है इसे बहुत सी संख्या से कट रहा है। 1 से भी कटा, अपने से भी कटा, इसके अलावा 2 से भी कट गया, 4 से भी कट गया। तो ऐसी संख्याएं जो 1 से और स्वयं के अलावा और दूसरी संख्या से भी यानी अन्य संख्या से भी विभाजित हो तो उसको क्या कहेंगे? ये भाज्य संख्या कहलाएगा। ठीक है,
ये हो गया भाज्य संख्या। अब 12 को देखते हैं एक उदाहरण और। जैसे मान लीजिए कि 12 1 से कट रहा है, इसके बाद फिर क्या है 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 6 से भी कटता है और इसके बाद 12 से भी कटता है। तो ये स्वयं से भी कटा और 1 से भी कटा, लेकिन इसके अलावा क्या है और बहुत सी संख्या से कट गया, तो इसको क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि एक बात और याद रखना है कि अभाज्य संख्या को हम लोग रूढ़ संख्या के नाम से भी जानते हैं और भाज्य संख्या को हम लोग यौगिक संख्या के भी नाम से जानते हैं। आपको चैप्टर में देखने को मिलेगा, कभी पूछ देगा क्वेश्चन में क्या है कि रूढ़ संख्या और कभी पूछ देगा यौगिक संख्या। तो रूढ़ संख्या जो होगा सो उसको अभाज्य संख्या समझेंगे और भाज्य संख्या जो होगा उसको हम लोग यौगिक संख्या समझेंगे। अब इसमें देखिए उदाहरण में हम लिख देते हैं कि एग्जाम्पल में क्या हो सकता है। अभाज्य संख्या किसको कहेंगे, जो 1 से कटता है और स्वयं से कटता है, इसके अलावा और किसी से नहीं कटता है। तो सबसे पहले क्या है कि 2 हो गया, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद क्या 6 होगा, नहीं 6 1 से भी 2 से भी 3 से भी कट जाता है, तो इसका मतलब 6 नहीं होगा। 7 होगा, केवल 1 और 7 से कटता है। उसके बाद 8 नहीं, 9 भी नहीं होगा, 9 क्योंकि 1 से कटता है, 3 से कटता है और 9 से कटता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये सब सारी संख्याएं जो है वो अभाज्य संख्या हो गया। अब भाज्य संख्या में क्या है, भाज्य संख्या में सबसे छोटा कौन आया था, यहाँ देख रहे हैं क्या कि 2 के बाद 3, 3 तो क्या हो गया अभाज्य संख्या। तो भाज्य में कौन आएगा, 3 के बाद 4, 1 से कटता है, 2 से कटता है, 4 से भी कट जाता है। तो ये 4 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, डॉट डॉट। अब इससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 2 है, ठीक है ना। अब सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, तो यहाँ पर कौन आ रहा है, ये 4 आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि सबसे छोटी, देखा जाए सबसे छोटी, इसमें क्या होगा भाज्य या अभाज्य, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे छोटी भाज्य या अभाज्य संख्या, फिर सबसे छोटी सम या विषम अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या। फिर सबसे छोटी सम या विषम भाज्य संख्या। अब देखिए इसमें क्या है, हर एक क्वेश्चन में जो है से 2-2 क्वेश्चन है। क्या है इसमें कि सबसे छोटी भाज्य या अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अगर भाज्य पूछेगा तो भाज्य में कौन हो गया, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 हो गया। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या कौन हो गया, 2 हो गया। अब इसमें देखा जाए सबसे छोटी सम या विषम अभाज्य, अभाज्य पूछ रहा है तो सम अभाज्य, तो सम अभाज्य भी होना चाहिए और सम भी होना चाहिए। तो अभाज्य संख्या में जाइए, सबसे छोटी तो 2 है, क्या ये सम है, तो सम है। तो यानी कहने का मतलब सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 हो गया। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या में देखिए सबसे छोटा विषम आना चाहिए, विषम में कौन है, 3 है, जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, तो 3 हो गया। अब इसके बाद है कि सबसे छोटी सम या विषम भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या में हमको आना है, तो सबसे छोटी क्या है कि सम अभाज्य संख्या, सम भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या में क्या है, सबसे छोटी में 4 है, क्या ये सम है, तो सम है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका आंसर जो होगा सो 4 होगा। सबसे छोटी सम भाज्य संख्या 4 हो गया। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या में विषम होना चाहिए, तो विषम देखिए यहाँ पर कौन आ रहा है, ये 9 आ रहा है। ये तो सम संख्या क्योंकि दूसरे पूर्णतः विभाजित है, तो यहाँ पर कौन है सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, तो ये 9 विषम है और ये भाज्य भी है, तो कौन हो जाएगा, इसका 9 सही आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद इस चैप्टर से संबंधित 2 संख्याएं और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली संख्या क्या है, ये है आपका परिमेय संख्या। इसका नाम क्या है, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसे कहेंगे, तो वैसी संख्याएं जो P/Q यानी अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सके, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। अभी हम लोग पूर्णांक संख्या के बारे में समझे कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को क्या कहते हैं, हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन Q का मान जो होगा वो 0 नहीं होगा, ठीक है ना।
इसमें क्या है कि वैसी संख्याएं जो p बटा q के रूप में लिखा जा सके, यानी अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। और p और q जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन q का मान जो है सो 0 नहीं होना चाहिए। अब इसमें देखा जाए एग्जाम्पल में हम लिखते हैं, जैसे मान लिया जाए कि 1/2। अब इसमें ये देखना है क्या ये परमेय संख्या है, तो 1/2 यानी अंश बटा हर के रूप में है। अब ये देखना है कि p और q, यहाँ जो ऊपर में क्या है p है, नीचे में q है, तो p जो है से क्या है, पूर्णांक है, तो हाँ एक पूर्णांक है। फिर q जो है 2 है, तो 2 भी क्या होता है, पूर्णांक है। तो ये क्या हो गया, परमेय संख्या हो गया। ठीक है, ये तो बट्टा वाला हो गया, यानी अंश बटा हर के रूप में ये लिखा हुआ है, तो ये क्या है, परमेय संख्या है। लेकिन अगर इस तरह से रहेगा, मान लीजिए कि 0 पॉइंट यहाँ पर 2 दिया हुआ, क्या ये परमेय संख्या है या नहीं है, इसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। देखा जाए 0.2 है तो केवल 2 लिखेंगे, पॉइंट को हटाएंगे, जब पॉइंट हटेगा तो नीचे में एक पर एक 0 आएगा। अब ये बटा के रूप में हो गया, यानी अंश बटा हर के रूप में हो गया। अब देखना है कि ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, तब क्या हो गया कि परमेय संख्या है। अब इसके बाद मान लीजिए कि अब एक रूट वाला देखते हैं, नहीं रूट वाला नहीं, सबसे पहले क्या है कि पॉइंट वाला ही देखते हैं। जैसे 1.23। अब ये क्या है, ये परमेय संख्या है कि नहीं है, इसको भी देखा जाए अंश बटा हर के रूप में लिख करके। तो 123 पूरा हमने लिख दिया। अब नीचे में क्या है कि इसमें 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो एक पर क्या करेंगे, 2 0। अब इसको भी चेक करना है कि आप ऊपर का भाग पूर्णांक है, तो 123 पूर्णांक है, 100 भी पूर्णांक है, तो यानी पूर्णांक के रूप में है और p बटा q के रूप में है, तो ये परमेय संख्या है। अब इसके बाद कोई संख्या रूट में दे दिया जाता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर दे दिया रूट 25। अब रूट वाला जब संख्या रहेगा तब इसको कैसे पकड़ेंगे, पहले इसको हमको पूरा का पूरा रूट निकालना होगा, यानी वर्गमूल निकालना होगा। यदि इसका पूरा का पूरा वर्गमूल पूर्णांक के रूप में प्राप्त हो जाता है, तब क्या है कि ये परमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि 25 का रूट कितना होता है, पूरा का पूरा वर्गमूल निकलता है 5। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये तो p बटा q के रूप में है नहीं, बटा के रूप में तो है नहीं, तो देखना है क्या कि जो संख्या पूर्ण रूप से लिखा हुआ है इसके नीचे कुछ नहीं है, तो जिसके नीचे कुछ नहीं है तो उसके नीचे 0 नहीं होता है। किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब उसके नीचे 1 छुपा हुआ है, तो 5/1 है, तो p बटा q के रूप में हो गया ना। तो 5 भी क्या है, एक पूर्णांक है, 1 भी क्या है, पूर्णांक है, तो क्या हो गया, p बटा q के रूप में लिखाया, तो ये परमेय संख्या हो गया। और इसी तरह से संख्या दे दी जाती है कि 12 कौन सी संख्या है। अब देखा जाए 12 कौन सी संख्या है, परमेय है कि नहीं है, तो इसके नीचे क्या है, 1 छुपा हुआ, यानी p बटा q के रूप में है, तो क्या हो गया, ये परमेय संख्या हो गया। अब इसके बाद आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे, तो वैसी संख्याएं जो p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके, और नियम वही रहेगा कि p और q क्या है, जिस तरह से उसमें है कि पूर्णांक है, उसी तरह से इसमें भी है कि वैसी संख्याएं जो p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकते, लेकिन p और q पूर्णांक होना चाहिए। अब इसमें क्या है, एग्जाम्पल में इसमें लेते हैं, जैसे मान लिया जाए उसमें हम पॉइंट में देखे थे कि 0.2 लिखा हुआ था, लेकिन यदि 0.2 के बाद 3 है, डॉट 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 इस तरह से दिया हुआ है। अब इसको देखते हैं हम लोग p बटा q के रूप में लिख करके, तो यहाँ पर तो 23 हो गया, पूरा संख्या लिख दिया, 23 बटा में क्या है, कितने अंक के बाद पॉइंट है, तो इसमें 2 अंक के बाद पॉइंट है। आपको लग रहा है कि 2 अंक के बाद पॉइंट है तो 2 0 दिए, लेकिन क्या है इसमें जब डॉट डॉट दिया हुआ, इसका मतलब क्या है कि इसके बाद और संख्या है, लेकिन हमें पता नहीं है। यानी कहने का मतलब एक ऐसी संख्या है जो दूसरी संख्या से भाग दिया गया है, तो जो भागफल प्राप्त हो रहा है वो अभी क्या है कि ये शेषफल इसका 0 नहीं है, अभी और भागफल आगे बढ़ रहा है। तो जब ये भागफल आगे जा रहा, संख्या और आगे बढ़ रहा है, तो हम कितना 0 बैठाएंगे, ये हम 0 नहीं बैठा सकते हैं, क्योंकि अगर ये पूरा का पूरा यहाँ पर लिखा हुआ रहता, इसके आगे डॉट डॉट नहीं रहता, यानी कहने का मतलब यहीं पर ये पूर्ण रूप से समाप्त हो गया, तो हम 2 0 बैठा देते। लेकिन जहाँ डॉट डॉट है तब ये क्या है कि इसका 0 नीचे बैठाना संभव नहीं है। यही हो गया अपरिमेय संख्या की, यानी इसको हम बटा के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ये था पॉइंट वाला, ठीक है ना। अब मान लिया जाए रूट वाला देखते हैं, जैसे यहाँ पर क्या है कि रूट 36 है और ये क्या है, रूट 3 है।
अब क्या हो जाएगा, अगर इस तरह से पूछा जाएगा तो इसको हम कैसे देखेंगे। तो सबसे पहले अगर रूट वाला रहेगा तो उसको ऊपर नीचे रहेगा तो उसको काट के देख लेना है। पूर्ण रूप से कट गया यानी रूट हट गया तब समझ जाना है कि वो परमेय संख्या के रूप में प्राप्त होगा। लेकिन अगर नहीं हटा, रूट में रह गया तो अपरमेय संख्या हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए दोनों पर रूट है तो 36 और 3 ये दोनों पर रूट कर दिया। अब काट के देखते हैं तो 12 3 36। अब क्या है कि 12 का क्या पूरा का पूरा वर्गमूल निकलता है, तो 12 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। इसका क्या हो, वर्गमूल हमेशा ये पॉइंट में आगे बढ़ते जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये अपरमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन एक उदाहरण और लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर रूट 2 है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि रूट 8 है। ये कौन सी संख्या होगा, तो देखा जाए रूट 2 और रूट 8 दोनों पर रूट है तो 2/8 लिख देते हैं। अब 2 चौके क्या हो गया 8, ऊपर में 1 नीचे में 4, ये दोनों पर रूट है। अब देखा जाए 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। तो जब दोनों का रूट निकल गया तो रूट खत्म हो गया, तो यानी ये p/q के रूप में आ गया। तब क्या है कि ये अपरमेय संख्या नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, परमेय संख्या हो जाएगा। तो ये परमेय संख्या के श्रेणी में आएगा, ठीक है। और ये क्या है, जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा तो यानी उसको p/q के रूप में नहीं लिख पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि रूट 3 है तो रूट 3 का कितना होता है वर्गमूल 1.732 ... अब देखिए क्या है कि पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल पा रहा है, तो अभी हमने क्या बताया कि जो डॉट डॉट लगा हुआ है वो समझ जाना है कि अपरमेय संख्या है। जिसका पूरा का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है वो कौन सी संख्या है, अपरमेय संख्या है। अब इसके बाद कुछ उदाहरण ऐसा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण, जैसे क्वेश्चन पूछ देता है कि पाई है 22/7 है और क्या है कि इसका 3.14 ... है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन 3 तरह के हैं, इसमें कौन परमेय संख्या है कौन अपरमेय संख्या है। तो देखा जाए अगर पाई पूछेगा तो पाई क्या पूर्णांक है, पाई तो पूर्णांक भी नहीं है। अब इसको क्या है कि p/q के रूप में लिखेंगे, ठीक है, इसके नीचे हमने 1 लिखा, लेकिन पाई पूर्णांक नहीं है, पाई कोई सिंबल है, तो ये क्या है कि ये अपरमेय संख्या के श्रेणी में आएगा, ठीक है। लेकिन पाई का मान यदि 22/7 लिख देता है, केवल इसके बारे में पूछता है कि 22/7 जो है कौन संख्या है, तो इस पर क्या है कि कोई रूट नहीं है, इसको क्या है p/q के रूप में लिखा हुआ है, 22 भी पूर्णांक है 7 भी पूर्णांक है, तो क्या हो गया, ये परमेय संख्या हो गया, याद रखना है। फिर 3.14, अभी क्या बताया कि इसमें डॉट डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये पूर्ण रूप में नहीं है, तो इसको नीचे माने बट्टा में लिखना संभव नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये अपरमेय संख्या हो जाएगा। तो इस तरह से क्या है कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या पर हमें समझ बनाना है, और इसी संख्या पर क्या है कि वास्तविक संख्या में आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है कि ये क्लास आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर करें, और यदि इस चैनल पर अभी तक आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगले क्लास को लेकर के हम अगले वीडियो में।